नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन आज इसी खूबसूरत सेंट्रल पार्क से हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर खबर। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बुलेटिन को देखने के बाद अखबार पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना इंटरनेट पर खबरों को खंगालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बुलेटिन के जरिए आज की तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। और सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग होगी। जी हाँ, ये बड़ी बैठक जिसमें उत्तर प्रदेश के ऐसे 24 उम्मीदवार है जिसको लेकर के चर्चा होने वाली है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बंगाल कोर ग्रुप की भी आज अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब जो उम्मीदवारों के फाइनल नाम है, जिनके नाम अभी तक फाइनल नहीं किए गए हैं, उस पर मंथन होने वाला है। आज अमित शाह के आवास पर यह अहम बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप के उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। तो आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा बंगाल कोर ग्रुप की बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली है। उससे जुड़े हुए अपडेट्स आगे आप तक जाएंगे। और चलिए अब खबर आपको राजस्थान के धौलपुर से बताते हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम ने अवैध हथियार के कई जो जखीरे हैं उसे बरामद किया है। और पुलिस ने जो बरामदगी की है उसमें 20 अवैध तमंचे और 30 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान की धौलपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ 2 सप्लायर को रंगे हाथ पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल इलाके में पहुंची, जहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 20 तमंचे और 32 जिंदा कारतूस बरामद किए। टोटल हमने 20 अवैध हथियार पकड़े हैं, 32 जिंदा कारतूस पकड़े हैं और हथियार बनाने का जो सामान है वो हमने बरामद किया। कौन से हथियार बनते हैं सर उसमें? वहाँ पर कट्टा बनते हैं 315 बोर के और पौना बनते हैं 315 बोर 312 बोर के और एक जो अपनी फुल राइफल आती है, एक बोर। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर एक और जगह छापेमारी की, जहां पुलिस को मौके से अवैध हथियार बनाने वाले सामान मिले। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद एक आरोपी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं, जहां महाराष्ट्र में स्कूल टीचर्स के लिए नया फरमान जारी किया गया है, जहां टीचर्स के लिए अब ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है और साथ ही ड्रेस कोड में कई सारी जो नई पाबंदियां हैं वो शामिल कर दी गई हैं। जी हाँ, महिला टीचर्स के लिए सलवार कुर्ता दुपट्टा पहनना अनिवार्य होगा और वहीं पुरुष टीचर्स के लिए पैंट शर्ट पहनना जरूरी होगा। सरकार ने इसे लेकर के बकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें। स्कूल जाने वाले बच्चों पर शिक्षकों का जो पहनावा है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए इस तरह के जो पोशाक है वो पहनने के लिए अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महिला टीचर्स के लिए सलवार कुर्ता दुपट्टा और पुरुष टीचर्स के लिए पैंट शर्ट पहनना जरूरी होगा, यानी जीन्स टी शर्ट और साथ ही ऐसे कपड़े अभी अब उन पर पाबंदी लगा दी गई है। टीचर्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल टीचरों के लिए फरमान जारी कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से ही आपको बताने जा रहे हैं। मुंबई से छठे थाने में पिरामल बैकुंठ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल और इस्कॉन की ओर से स्वामी गौरांग दास प्रभु मौजूद रहे। लगभग 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस्कॉन के नए श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर यानी इस्कॉन मंदिर को आज से सभी भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित ये मंदिर गुजरात और राजस्थान के भव्य मंदिरों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। और इस मंदिर में एक शिखर और ये 18 स्तंभों से सुशोभित है। 19 फुट के गुंबद और कल्प वृक्ष द्वारा हाईलाइट किया गया है इसे। और इस अवसर पर पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के अध्यक्ष अजय पिरामल ने इस्कॉन के प्रति अपनी गहरी आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया। और चलिए एक सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको और बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वहां पर बीजेपी आला कमान से नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और आज रात 8:15 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। अगले 2 दिनों में सीटों का
बंटवारा भी हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। नीतीश कुमार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकात होगी। मथुरा के बरसाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर राधा कृष्ण मंदिर की अगर बात करें तो यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि दर्शन और लड्डू होली खेलने पहुंचे लोगों की भगदड़ में माहौल देखिए वहां पर किस तरीके से भीड़ भाड़ वाला हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रशासन को उस वक्त माहौल को संभालना था, लेकिन जो मंदिर के पुजारी और कर्मचारी हैं वो श्रद्धालुओं पर ही लाठी भांजते हुए नजर आए, जिसके बाद वहां पर हालात और बेकाबू हो गए और कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। मथुरा के बरसाना के राधा रानी मंदिर में ऐसी भगदड़ मची कि लोग भीड़ में दब गए, लेकिन पुलिस लड्डू लूटने में ही मस्त दिखी। राधा रानी मंदिर में हालात किस तरह बिगड़े, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। राधा रानी मंदिर में दर्शन और लड्डू होली खेलने पहुंचे लोगों की भीड़ को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मंदिर प्रांगण की ये तस्वीरें देखिए। मंदिर में दर्शन और लड्डू होली खेलने के लिए श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ है। सीढ़ियों से लेकर परिसर तक 1 इंच तक जगह नहीं बची थी। तभी इस भीड़ में आगे बढ़ने वालों का कंट्रोल बिगड़ गया और फिर लोग अपना बैलेंस खोते हुए एक दूसरे पर गिरने लगे। कैसे गिरे लोग, ये तस्वीर देखिए। लोग एक दूसरे पर गिरे और गिरते ही चले गए। इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष एक दूसरे के नीचे दबते चले गए। पूरे परिसर में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन बचाने के बजाय लाचार दिखा। मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के साथ कितना बुरा सलूक किया, अब वो भी देख लीजिए। पुजारी और श्रद्धालुओं द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने का ये तरीका देखिए। भीड़ पर ही लठ और दूसरी वस्तु से मारने लगे। मंदिर के कर्मचारियों और पुजारियों ने ऐसे लठ मारे कि एक श्रद्धालु का सिर फट गया। सारा ये पुजारी है ना, एक ने मारे धक्को और फिर ऊपर लठ मारने लगे बेमतलब में। कोई बात नहीं आती यार, हमारी सर फट गया आपका। सर पे लठ मारो बेमतलब नहीं। कंटेनर है ना, वो सर पे मार रहे हैं लोगों को, अंदर घुसा के ऐसे मार रहे हैं। बताओ, अब भीड़ हमें पुश कर रही है, तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, वो डंडी मार रहे हैं। बताओ, व्यवस्था ठीक नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी व्यवस्था ठीक नहीं है। मंदिर में भीड़ के हालात ऐसे थे कि पुलिस प्रशासन भी उस पर काबू नहीं कर पाया। इस भगदड़ में कई लोग के साथ बुजुर्ग भी घायल हो गए। भीड़भाड़ ज्यादा है, श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग भीड़भाड़ अवॉइड करें। जब भीड़ कम हो तब आके दर्शन करें। हालांकि पुलिस भगदड़ का खंडन कर रही है, लेकिन तस्वीरें पुलिस के खंडन से मेल नहीं खा रही हैं और यही वजह है कि मंदिर में अव्यवस्थाओं की वजह से ही हालात बिगड़े, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु घायल हो गए। जिस कश्मीर में पहले आतंक का बोलबाला था, 370 हटने के बाद अब वहां विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। वहां युवाओं को रोजगार देने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। पर्यटन की भी नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला 4 की कारें उन वादियों के शहर में फर्राटा मार रही हैं, जहां एक वक्त आतंक का साया मंडराता था। लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ की न सिर्फ फिजा बदली है, बल्कि लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए मल्टी करियर विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डल झील के किनारे ललित घाट से शहर के नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर लंबी फॉर्मूला 4 कार रेस आयोजित की गई। रेस में पेशेवर फॉर्मूला 4 ड्राइवरों द्वारा करतब दिखाए गए। इस रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी उमड़ी थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस फॉर्मूला 4 कार की रेस का आयोजन किया गया। घाटी में हुए इस सफल आयोजन पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर अपनी खुशी जाहिर की और एक्स पर लिखा, ये देखकर बहुत खुशी होती है। इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा हो सकता है।
और अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी किंग एल्विश यादव की, जो आखिरकार सलाखों के पीछे आखिरकार पहुंच ही गया, जिसके बाद एल्विश यादव का पूरा सिस्टम अब हिल चुका है। और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी के लिए 14 दिन के लिए एल्विश यादव को भेज दिया है, लेकिन सलाखों के पीछे जाने से पहले एल्विश की हवाइयां उड़ गई थी। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। जिस सिस्टम को सिस्टम कहकर OTT बिग बॉस विनर एल्विश यादव फेमस हुआ, अब उसी सिस्टम के तहत वो जेल पहुंच गया। रेव पार्टी में जहरीले सांपों के नशे की सप्लाई के मामले में काफी लंबी जांच के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट से जेल जाते वक्त एल्विश की भी हवाइयां उड़ी हुई थी। एल्विश फिलहाल नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है, जहां उसकी पहली रात गुजरी। एल्विश यादव की मुश्किलें उसी दिन से बढ़ गई थी जब जयपुर की FSL रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया था कि जो नोएडा पुलिस ने उन्हें सांपों को जहर भेजा है, वो वही जहर है जिसको जो रेप पार्टीज के अंदर इस्तेमाल किया जाना था। और इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से राहुल ने ही एल्विश को पहचाना था। जब PFA के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक ऑडियो स्ट्रिंग किया था, उस ऑडियो स्ट्रिंग में जब एल्विश का जिक्र आया था तो राहुल ने पहचाना था कि हाँ, एल्विश यादव इस तरीके के वेमन को जो है वो पार्टीज के अंदर सप्लाई करवाता है और उसका एक रेट जो है वो भी एल्विश यादव तय करता है। और ये भी बताया गया था कि जो जिस रेट का जिक्र हो रहा है, इस रेट के बारे में भी एल्विश को पता है। तो फिलहाल एल्विश की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एल्विश को आज नोएडा पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पे उसकी गिरफ्तारी की गई, उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। कोर्ट ने यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे एल्विश को भेज दिया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर के सदस्य सौरभ गुप्ता ने पूरे मामले को उठाया था और इसमें केस दर्ज कराया था। सौरभ की माने तो एल्विश ही नहीं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इसके अंदर केवल एल्विश यादव दोषी नहीं है, सिंगल फाजलपुरिया जो है वो भी बराबर का हिस्सेदार है। और एल्विश यादव के संग जो 4-5 क्रिमिनल टाइप के लड़के रहते हैं जो थ्रेट में भी इन्वॉल्व थे। आप देखेंगे 32 बोर का जो इन्होंने गाना शूट करा गुड़गांव में एक मॉल के अंदर, वहां पर भी मौजूद थे। इसकी हर एक्टिविटी में इसके साथ मौजूद रहते हैं। उन सबका भी अज्ञात में नाम है, उनके भी नामों का खुलासा जल्द होगा और वो सभी लोग गिरफ्तार हों। पूरा मामला क्या है अब वो भी जान लीजिए। नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरोन बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा था। यहां से राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ नाम के 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद किए गए थे। आरोपियों ने बताया कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता था। इन सपेरों ने एल्विश यादव का नाम लिया था और कनेक्शन भी कबूला था। पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से भी पूछताछ की थी। एल्विश की मुश्किलें तभी से बढ़ गई थीं जब स्नेक वेनम की FSL रिपोर्ट आई थी। फिलहाल एल्विश को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज एल्विश यादव की तरफ से जमानत याचिका लगाई जा सकती है। देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है या फिर अगले कुछ दिन जेल में ही बिताने पड़ेंगे। और इंडियन नेवी को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। समुद्री लुटेरों को एक बार फिर से उन्होंने धर दबोचा है। दरअसल भारतीय तट से 2600 मील दूर एक व्यापारी जहाज को बंधक बनाने वाले 35 समुद्री डाकुओं को नौसेना ने पकड़ा है। जी हाँ, इसके साथ ही सोमालिया लुटेरों ने बीते साल दिसंबर महीने में इस मालवाहक जहाज का अपहरण किया था और अब युद्धपोत INS कोलकाता पर 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया। अब उन्हें भारतीय तट पर लाने की तैयारी। नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचा लिया है और लुटेरों को पकड़ा भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते साल दिसंबर के महीने में इस मालवाहक जहाज को पकड़ा गया था, अपहरण इसका किया गया था। लेकिन अब भारतीय तट से 2600 मील दूर एक व्यापारी जहाज को बंधक बनाने वाले 35 समुद्री डाकुओं को नौसेना ने धर दबोचा है और 17 सदस्यों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। और चलिए बात करते हैं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी देखिए चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो देश के कोने कोने में दस्तक दे रहे हैं, आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। बीते 10 सालों में भारत कैसे बदला है
ये समझा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, अमीर, गरीब, हर वर्ग के लिए नई संभावनाओं की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर सौगात दे रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे का विजन बना रहे हैं, इसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां भी उनकी हो रही है। आज किन किन राज्यों में, किन किन शहरों में वो पहुंचेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार पीएम मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, रोड शो भी होगा। दक्षिण के राज्यों में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है और जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज तेलंगाना के जगतियाल में सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी जनसभा करेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में 3:15 बजे पीएम मोदी रैली करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी 5:45 बजे रोड शो करेंगे। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। पीएम मोदी ने इस दौरान अयोध्या का जिक्र करते हुए एनटीआर को भी याद किया। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था। रैली में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का भी जिक्र किया। कुछ समय पहले ही एनडीए सरकार ने तेलुगु धरती के सपूत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने कैसे उनका अपमान किया था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस चुनाव में दक्षिण के राज्यों पर पीएम मोदी का फोकस है। लगातार पीएम मोदी इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि दक्षिण में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहता है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की रैली चल रही थी। पूरा मैदान समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस दौरान कुछ समर्थक लाइट टावरों पर चढ़े हुए नजर आए, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ी तो पवन कल्याण को बीच में ही भाषण को रोकना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ और जो लोग टावर पर चढ़े थे उनसे पीएम मोदी ने खुद क्या अपील की है, वो भी सुनिए। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली चल रही थी। मंच पर पीएम मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और कई दिग्गज नेता मौजूद थे। एक्टर और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पवन कल्याण को अपना भाषण बंद करना पड़ गया। पीछे से पीएम मोदी ने पवन कल्याण को रुकने को कहा और फिर खुद माइक संभाल लिया। रैली में कुछ लोग लाइट टावरों पर चढ़े हुए थे। पीएम मोदी की नजर पड़ी तो इन युवाओं को नीचे उतरने को कहा। पवन, जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए, आप नीचे आइए मेहरबान। यहां जो पुलिस के लोग होंगे इन सभी टावर पे जरा केयर करें, इस पे बिजली के तार हैं, अगर कुछ गलत हो गया
तो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक होगा। इसके बाद पीएम मोदी वापस चले गए। पवन कल्याण ने फिर से माइक संभाला और स्थानीय भाषा में लोगों से बिजली के टावरों पर नहीं चढ़ने की अपील की।